हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024-25 के लिए सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस में जो आपका सबसे ज़्यादा वेटेज का टॉपिक है आपका बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में जो आपका पूरा पाठ्यक्रम है इसको हमने 5 सेट में पूरी तरह से कवर किया है, जो कि आपको एक ही वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों जितने भी कंटेंट, जितने भी फैक्ट, जितने भी ट्रेंड व फॉर्मेट में हम आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करवाने वाले हैं। अगर दोस्तों आप इन सब को अच्छी तरह से कंप्लीट करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आप लोगों का स्कोर यहाँ से काफ़ी बेहतर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। बेसिक से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ए टू जेड क्रम से सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। देखिएगा दोस्तों, बात की जाए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की, तो ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, और टेवीरेनस, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने किया था। आगे बढ़ेंगे। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट है आपका, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लेटेरियम नामक पुस्तक लिखी है। ए टू जेड आपको अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में दोस्तों एक एक फैक्ट से, एक एक कंटेंट से कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों, जीव विज्ञान के जितने महत्वपूर्ण दोस्तों जनक डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, आप क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पॉइंट है हमारा जीव विज्ञान के प्रमुख जनक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, आधुनिक वर्गीकरण का पिता तो लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट, आनुवंशिकी का जनक तो जॉन मेंडल को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को माना जाता है। नेक्स्ट, हरित क्रांति का जनक तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और इसी के साथ भारत में हरित क्रांति के जनक तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का जनक तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। और भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। और जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवियन हाक को माना जाता है। अच्छे से हर फैक्ट को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब जीव विज्ञान की जितनी भी महत्वपूर्ण शाखाएं यानी कि ब्रांचेस हैं, अच्छे से आप लोग कंप्लीट करेंगे। डायरेक्टली दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे। देखिएगा, पॉइंट है हमारा जीव विज्ञान की शाखाएं यानी कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों कोशिका विज्ञान यानी कि सेल बायोलॉजी की, तो इसके अंतर्गत कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन किया जाता है। दोनों दोस्तों फॉर्मेट से क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली भी बन जाता है दोस्तों कि कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, या फिर दोस्तों कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, आकारिकी की बात की जाए यानी कि मार्फोलॉजी की, तो इसमें दोस्तों जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी आपका सुपर रहता है यानी कि इकोलॉजी, तो जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को दोस्तों पारिस्थितिकी कहा जाता है, या पारिस्थितिकी के अंतर्गत दोस्तों जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी दोस्तों यानी जेनेटिक्स की बात की जाए तो इसमें जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर के अंतर्गत आप लोग जानते हैं दोस्तों मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है, बार बार पूछा ही जाता है। सेरिकल्चर आपका सुपर रहता है दोस्तों, रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, पीसीकल्चर मोस्ट बड़ा मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में दोस्तों कौको यानी कि फंगी का अध्ययन किया जाता है। साथ में फाइकोलॉजी की बात की जाए तो इसमें शैवाल यानी कि एलिजी का अध्ययन किया जाता है। क्रम से दोस्तों सारी चीजें कंप्लीट की गई हैं, अच्छे से आपको प्रिपेयर रखने हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। डेंडोलॉजी की बात की जाए दोस्तों तो इसमें वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। और पुष्प विज्ञान यानी कि एंथोलॉजी की बात की जाए तो इसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला आपका क्या है, आर्निथोलॉजी की बात की जाए तो इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी की बात की जाए तो इसमें हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी में बात की जाए तो एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन किया जाता है। वह सारोलॉजी में दोस्तों छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी की बात की जाए तो विभिन्न तरह के मृदाओं यानी सॉइल का अध्ययन किया जाता है।
और आर्कियोलॉजी में दोस्तों सर्प विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। यहाँ से इतना आप लोगों को अच्छे से क्लियर रखने हैं ताकि किसी भी टॉपिक से दोस्तों आपके क्वेश्चन मिस ना हो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले फैक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी एग्जाम से बात की जाए दोस्तों तो एसएससी जीडी का पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया था। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ रहा है दोस्तों आपके एग्जाम में। इसके बाद में रेलवे एग्जाम में बात की जाए दोस्तों तो आरपीएफ कांस्टेबल का पीडीएफ पूरी तरह से प्रिपेयर है। आपके एग्जाम में जो पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है दोस्तों, यानी आपका पूरा स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, पूरा आपका करंट अफेयर्स, कम से कम समय में ये पीडीएफ हमारा आपको अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके अलावा दोस्तों एनटीपीसी और ग्रुप डी का पीडीएफ भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। चलेंगे दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल के पीडीएफ को देखेंगे, पुनः अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों आपका आरपीएफ कांस्टेबल का कंप्लीट पीडीएफ है जो कि शिव कृपा क्लासेस एजुकेशन संस्थान के द्वारा कंप्लीट किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा वहां से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, व उनके टेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। आपके एग्जाम्स में दोस्तों इन सभी टॉपिक से जो आपके एग्जाम में पूरा 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, हमारा पीडीएफ आपके एग्जाम में कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके इस पीडीएफ में कंप्लीट किए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो चलिए दोस्तों सीधे हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के सुपर क्वेश्चंस को वन लाइनर क्वेश्चंस में कलेक्ट किया गया है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को कंसंट्रेट होकर सॉल्व करने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? तो कैरोलस लिनियस है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में, यानी कि 2 वर्गों में, आप लोग जानते होंगे। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है तो सर्पेटोलॉजी। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। हर फॉर्मेट में दोस्तों, हर टेंस में क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो बीरबल साहनी को। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है? तो आनुवंशिकता और विवरण का। नेक्स्ट, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है तो क्लोरोप्लास्ट है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने। और जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि यूनिट किया है तो कोशिका ही है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? मोस्ट क्वेश्चन, तो विटामिन बी का है। नेक्स्ट, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरी में। नेक्स्ट, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं तो डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो गुर्दे की खराबी में। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? गुर्दा से दोस्तों। और डायलिसिस की किससे संबंधित है? तो ब्रिक से है। अच्छे से हर क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हमारे शरीर में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? तो लैक्टिक अम्ल है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ में। अगला है, हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है। टॉपिक वाइज यहाँ से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन जहाँ से निकल सकते हैं पूरी तरह से कलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 22 यानी कि 22। नेक्स्ट, मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12। वह मानव शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि का होती है तो जबड़े में। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी। अगला है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टांग में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। अच्छे से आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। इजी टू मिड है दोस्तों, सारे क्वेश्चंस कलेक्ट कर लिए गए हर टॉपिक से। आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, डेड डैश कर दिया गया है, फिर क्वेश्चन रखा गया है, आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं तो जीन है। नेक्स्ट, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है तो अपने जीन का आधा हिस्सा। नेक्स्ट, गुणसूत्र किससे संबंधित है?
आनुवंशिक लक्षणों के संचारण से व एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होती है तो 46। नेक्स्ट, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? गुणसूत्र से। अगला है मानव शरीर की कोशिका में डैश कर दिया गया है पाए जाते हैं तो 23 जोड़े गुणसूत्र यानी कि टोटल 46। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है आपका डैश आनुवंशिक गुणों के वाहक हैं तो डीएनए है। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, आनुवंशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ग्रेगर मेंडल ने। और मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के अगले टॉपिक्स की ओर। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की दोस्तों अगली सीट आपके सामने स्टार्ट करेंगे हम लोग पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी से। आपका सुपर टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट या कंटेंट दोस्तों यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका एनवायरनमेंट भी जुड़ जाता है, ज्योग्राफी के भी दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ जुड़ जाते हैं। तो ये टू जेड बेसिक से लेकर क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। अच्छे से दोस्तों आप लोगों को प्रिपेयर रखने ही देखेगा। बात की जाए पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत दोस्तों जीव तथा वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1868 में रिटर ने किया था। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट है आपका पारिस्थितिकी के बारे में सर्वप्रथम विस्तृत जानकारी देने वाले वैज्ञानिक तो एम.एस. हैकल थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, इकोलॉजी की इकाई को इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। ये सारे क्वेश्चंस विंड एग्जाम्स में हजारों बार पूछे गए हैं। आप चलिए दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चंस के जरिए इस टॉपिक को हम लोग ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहते हैं, ये क्या है? तो संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज है। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावित हुआ था? 2005 में। नेक्स्ट, विश्व वेटलैंड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1986 में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। वह विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 5 जून को। अगला क्वेश्चन, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, मोस्ट क्वेश्चन है, यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताना है कि वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष कौन है। अगला क्वेश्चन है आपका पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? तो जैविक और अजैविक। ध्यान रखें। नेक्स्ट, किस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? तो सबसे पहले उत्पादक आते हैं, आप लोग जानते हैं, उसके बाद में उपभोक्ता आते हैं और लास्ट में अपघटक आता है। अगला, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम क्या दोस्तों? तो द्वितीयक उपभोक्ता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव रासायनिक चक्र कहा जाता है। और पारिस्थितिकी निम्न में से किनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो जीव और वातावरण के। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियस लेक यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? का लक्ष्य क्या था? तो ओजोन अवक्षय को कम करना। नेक्स्ट, एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है? तो उत्पादक की होती है। आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा उत्पादक होते हैं, उनसे कम उपभोक्ता होते हैं और सबसे कम दोस्तों अपघटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जैवमंडल है। नेक्स्ट, एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले घास होगी, उसको खाने वाला टिड्डा होगा, उसको खाने वाला मेढक और लास्ट में दोस्तों सर्प आएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी की बात की जाए तो निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से। आप लोग जानते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? वायुमंडल। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78% और वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका? तो नाइट्रोजन का ही है। कितना है? 78%। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है आपका हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन। हर फॉर्मेट से क्वेश्चन को प्रिपेयर किया गया है। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के। वह खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय। नेक्स्ट, परतंत्र में ऊर्जा का प्रारूप स्रोत है तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश ही रहेगा। वह हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है तो 21%। नेक्स्ट, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? तो वो पराबैंगनी किरणों को। और वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और उससे कम ऑक्सीजन। पूरी तरह से आप लोग देख चुके हैं। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है आपका सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा तो 78.08%। वह सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में प्रयोग होता है? वाहनों एवं उद्योगों में। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के अगले टॉपिक की ओर।
दोस्तों जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का अगला टॉपिक आपके सामने है। विटामिन आपका सुपर टॉपिक है, अच्छे से हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन लगाया गया है, क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब चलिए सबसे पहले वन लाइनर क्वेश्चंस के जरिए दोस्तों इनसे जो इजी क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, मछली के लीवर ऑयल में डैश कर दिया गया है, प्रचुर मात्रा में होता है, तो विटामिन डी है। नेक्स्ट, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी है। अगला, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, तो विटामिन सी है। नेक्स्ट, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी। और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन ई, ए, डी, ई, के। अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब इस सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से कंप्लीट रखेंगे, जहां से आपके एग्जाम में कंटिन्यू डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों में इसमें विभिन्न विटामिनों के नाम दिए गए हैं, उनके बाद में दोस्तों उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं, जहां से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और कौन से विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं ये भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों विटामिन ए की, तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी व संक्रमणों का खतरा जैसे रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट, विटामिन बी1 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन बी2 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, इसकी कमी से कलुसिस होता है। विटामिन बी5 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम निकोटिनामाइड होता है, इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन बी12 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, इसकी कमी से प्रवासी आरक्तता होती है। विटामिन सी की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से स्कर्वी और मसूड़े का फूलना जैसे रोग हो सकते हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से रिकेट्स यानी कि कुपोषण होता है। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका, विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना। आप लोग जानते हैं डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं, तो विटामिन से रिलेटेड दोस्तों इतने क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छी तरह से कंप्लीट रखने। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ। चलेंगे दोस्तों हम लोग बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक दोस्तों आपके सामने है, क्या है आपका टॉपिक, ग्रंथ यानी कि ग्लैंड्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन है हमारा, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन क्या है दोस्तों? ये तो एक प्रकार का हार्मोन है। अगला, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो एड्रेनालिन। व आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह डैश कर दिया गया है थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट, आयोडीन युक्त हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन दोस्तों रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो ग्लूकोजन है। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में उपस्थित होती है? तो गला में। नेक्स्ट, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन होता है अग्नाशय। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो मधुमेह का। और डैश करके रखा गया ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो पिट्यूटरी है, ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के अगले टॉपिक्स की ओर। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की अगली सीट दोस्तों आपके सामने है। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले दोस्तों जो आविष्कारक से रिलेटेड इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं अच्छी तरह से आप लोग कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। क्वेश्चन का टॉपिक है दोस्तों हमारा, प्रमुख आविष्कार एवं उनके आविष्कारक। देखिएगा एक तरफ खोज या आविष्कार के नाम दिए गए, दूसरी तरफ खोजकर्ता या आविष्कारक के नाम दिए गए हैं। बात की जाए रक्त परिवहन या रक्त संचरण की, तो इसकी खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। इंसुलिन का टीका की खोज एफ वेटिंग के द्वारा की गई थी। हृदय परिवर्तन की खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा की गई थी। हैजे का टीका की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। डीडीटी की खोज दोस्तों डॉक्टर पॉल मूलर के द्वारा की गई थी। अच्छी तरह से आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला दोस्तों आपका बेरी की चिकित्सा, जिसकी खोज आइजक मेन ने की थी। डीएनए की खोज दोस्तों जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना की थी। बैक्टीरिया की खोज ल्यूविन हाक ने की थी। पेंसिलिन की खोज दोस्तों सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीरर ने की थी। होम्योपैथी के जनक हनीमैन माने जाते हैं। वह विटामिन की खोज दोस्तों फंक ने की थी। अच्छी तरह से आप ध्यान रखेंगे। अब विटामिन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीट की जाए। बात की जाए विटामिन ए की, तो इसकी खोज मैककोलन एवं एम डेविस ने की थी। विटामिन बी की खोज केवल मैककोलन ने की थी। विटामिन सी की खोज एफ होल्स ने की थी। और विटामिन डी की खोज मैककोलन ने की थी। नेक्स्ट,
चेचक का टीका जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज लुई पास्चर ने की थी। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। मलेरिया की चिकित्सा की खोज डॉक्टर रोनाल्ड रास ने की थी। पोलियो ड्रॉप की खोज एल्बर्ट सोबन ने की थी। पोलियो टीका की खोज जॉनी साल्क ने की थी। किडनी मशीन की खोज कोल्फ ने की थी। स्टेप्टोमाइसिन की खोज सेल्मन वॉक्समैन ने की थी। विषाणु की खोज इवोनोस्की ने की थी। टेरामाइसिन की खोज फिनले ने की थी। और बीसीजी टीका की खोज ग्यूरिन कालमेट ने की थी। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका टाइफाइड के जीवाणु जिसकी खोज रॉबर्ट ने की थी। कैंसर के जीन की खोज रॉबर्ट बिनवर्ग ने की थी। ओपन हार्ट सर्जरी की खोज वाल्टन लिलेहल ने की थी। यहाँ तक इसको आप लोगों को अच्छी तरह से कंप्लीट रखने। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के अगले टॉपिक की ओर। देखिएगा दोस्तों अगला टॉपिक आपके सामने है। यहाँ पे दोस्तों हम आप लोगों को चार टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करवाने वाले हैं। देखिएगा विषाणुओं द्वारा जितने भी रोग होते हैं रोगों के नाम, उनके द्वारा शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं वह उन विषाणुओं के नाम। ऐसे दोस्तों आप लोग जीवाणुओं द्वारा जितने भी रोग फैलते हैं रोगों के नाम, उनसे शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं वह उन जीवाणुओं के नाम। और फिर परजीवियों द्वारा जितने भी रोग होते हैं दोस्तों उनसे शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं वो परजीवियों के नाम। और जो चौथा टॉपिक है दोस्तों आपका वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, कौन से दोस्तों कीट या जंतु के काटने से कौन से रोग फैलते हैं। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है तीन तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले निम्न में से कौन से दोस्तों रोग बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं, जीवाणुओं के द्वारा या विषाणुओं के द्वारा, उनसे शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं ये भी पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कौन से कीट के काटने से कौन से रोग फैलते हैं और विषाणुओं के नाम, जीवाणुओं के नाम व परजीवियों के नाम। तो अच्छी तरह से आप लोग कंप्लीट करेंगे। क्रम से सारी चीजें क्लियर की गई हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है दोस्तों आपका विषाणुओं द्वारा जितने भी रोग होते हैं वो रोगों के नाम, उनसे शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं और उन विषाणुओं के नाम। देखिएगा सबसे पहले इनके द्वारा जितने भी रोग फैलते हैं उनके नाम दिए गए हैं, प्रभावित अंग दिया गया है और विषाणु के नाम दिए गए हैं। बात की जाए एड्स की दोस्तों तो इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, इसके विषाणु का नाम HIV है। डेंगू ज्वर के दोस्तों नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो संपूर्ण शरीर है और इससे दोस्तों इस विषाणु का नाम आग्रो विषाणु है। पोलियो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा था दोस्तों कि पोलियो नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो गला भी होता है, रीढ़ भी होता है और नाड़ी भी होता है, ध्यान रखेंगे। और इसके विषाणु का नाम एंट्रो विषाणु है। चेचक रोग से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, इसके दोस्तों विषाणु का नाम वेरियोला विषाणु है। छोटी माता नामक रोग से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, इसके विषाणु का नाम वेरसेला विषाणु है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है दोस्तों आपका खसरा। मोस्ट दोस्तों खसरा नामक रोग से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम पैरेक्स विषाणु है। हेपेटाइटिस यानी पीलिया रोग से बात की जाए दोस्तों तो यकृत प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम हेपेटाइटिस ABCD या ई विषाणु होता है। रेबीज नामक रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, इसके विषाणु का नाम रैबिडो विषाणु है। और हार्पिस नामक रोग से त्वचा प्रभावित होती है और इसके विषाणु का नाम हार्पिस विषाणु है। यहाँ तक थे दोस्तों आपके विषाणु द्वारा जितने भी रोग होते हैं रोगों के नाम, उनसे शरीर के कौन से प्रभावित होते हैं और उन विषाणुओं के नाम। आप चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीवाणु द्वारा जितने भी रोग फैलते हैं उन रोगों के नाम, उनसे शरीर के कौन से प्रभावित होते हैं और उन जीवाणुओं के नाम को अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा सबसे पहले इनके द्वारा जितने भी रोग फैलते हैं उनके नाम दिए गए हैं, प्रभावित अंग दिया गया है और जीवाणुओं के नाम दिए गए हैं। बात की जाए टिटनेस नामक रोग से दोस्तों तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और इसके जीवाणु का नाम क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी होता है। हैजा नामक रोग से आंत प्रभावित होती है दोस्तों और इसके जीवाणु का नाम उवियो कैलेरी होता है। टाइफाइड नामक रोग से भी आंत प्रभावित होती है, इसके जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी होता है। क्षय रोग जिसे टीबी कहा जाता है दोस्तों, इससे फेफड़ा प्रभावित होता है और इसके जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। डिप्थीरिया नामक रोग से श्वास नली प्रभावित होती है और इसके दोस्तों जीवाणु का नाम कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी होता है। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका प्लेग नामक रोग, तो इससे फेफड़ा प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम पास्चुरेला पेस्टिस यार्सेनिया होता है। काली खांसी नामक रोग से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम बोर्डीटेल्ला पेस्टिस होता है। निमोनिया नामक रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है और इसके जीवाणु का नाम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होता है। कुष्ठ रोग से दोस्तों तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरिया लेप्री होता है। गोनोरिया नामक रोग से मूत्र मार्ग प्रभावित होता है, इसके विषाणु जीवाणु का नाम दोस्तों निसेरिया गोनोरी होता है। और सिफिलिस नामक रोग से जननांग प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम ट्रिपोनिया होता है। ये थे दोस्तों आपको जीवाणु द्वारा जितने भी रोग होते हैं उन रोगों के नाम, उनसे शरीर के कौन से प्रभावित होते हैं और उन जीवाणु के नाम। अब चलिए परजीवियों द्वारा जितने भी दोस्तों रोग होते हैं रोगों के नाम, उनसे शरीर के कौन से प्रभावित होते हैं और उन परजीवियों के नाम को हम लोग अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले रोगों के नाम, प्रभावित अंग और उस परजीवी का नाम। बात की जाए मलेरिया रोग से दोस्तों तो प्लीहा प्रभावित होता है, यकृत और RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और इसके परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम होता है।
पायरिया नामक रोग से मसूड़ा प्रभावित होता है, इसके दोस्तों परजीवी का नाम एंट अमीबा जिंजेबिलिस होता है। निद्रा नामक रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है, इसके दोस्तों बीजा परजीवी का नाम टिरपोनोसोमा होता है। पेचिस नामक रोग से दोस्तों आंत प्रभावित होती है और इसके परजीवी का नाम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। लास्ट आपका कालाजार जिस रोग से अस्थि-मज्जा प्रभावित होता है इसके दोस्तों परजीवी का नाम बालू मक्खी होता है। तीनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो दोस्तों आपका चौथा टॉपिक है ये भी आपका सुपर टॉपिक है, इसको भी अच्छी तरह से क्लियर रखते हैं तो चारों टॉपिक दोस्तों आपकी अच्छी तरह से पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। देखिएगा दोस्तों, टॉपिक है आपका रोग फैलाने वाले कीट। डाकली आपके एग्जाम में पूछा था दोस्तों कौन से रोग कीट के काटने से कौन से रोग होते हैं। तो एक तरफ विभिन्न कीटों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनसे संबंधित दोस्तों जो रोग फैलते हैं उनके नाम दिए गए। बात की जाए घरेलू मक्खी, तो इसके काटने से कौन कौन से रोग फैलते हैं। हैजा, अतिसार, कुष्ठ रोग, टीबी, टाइफाइड, दस्त। इनको अच्छी तरह से ध्यान रखें, ऑप्शन में कोई भी आ सकता है। मच्छर के काटने से दोस्तों मलेरिया, डेंगू और फूलपाव होता है। चूहा के काटने से प्लेग फैलता है। सीसी मक्खी के काटने से निद्रा रोग हजारों बार पूछा गया है। सेंट फ्लाई यानी बालू मक्खी के काटने से काला आजार नामक रोग होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका खटमल, जिसके काटने से बुखार व कुष्ठ रोग होता है। लास्ट आपका जूं, जिसके काटने से टंच बुखार होता है। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ते हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की अगली सीट आपके सामने है। यहाँ पर दोस्तों जीव विज्ञान के कई टॉपिक्स के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चंस फॉर्मेट में अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करने हैं। देखिएगा क्वेश्चन का फॉर्मेट है दोस्तों, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा मूंगफली से। आप चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं। तो यकृत में। नेक्स्ट, मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। तो 0.4%, ध्यान रखेंगे। अगला है, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है। लेजर के माध्यम से। जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य क्या है। तो औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। अगला है, किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। पोलियो का प्रभावी टीका किसने बनाया था। जोनासिस साल्क ने। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते तो दोस्तों हेलोफाइट। नेक्स्ट, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था। तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। नेक्स्ट, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है। तो रासायनिक ऊर्जा, आप लोग जानते हैं। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है। जीवाणु करते हैं। पेड़ की आयु का निर्धारण होता है वार्षिक वलय की संख्या से। और कोशिका का ऊर्जागृह किससे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को। अच्छी तरह से हर क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है तो डीएनए है। और डीएनए का द्विकुंडल प्रारूप किसने दिया। वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट, मनुष्य में किस क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होता है। तो पुरुष का वाई एवं स्त्री का एक्स। और जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था। हरगोविंद खुराना ने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ह्यूगो डी व्रीज। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है। डेड डेथ, तो खून का बहना बंद नहीं होता है। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है। स्तनधारी। और रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आलू में मोजेक रोग यानी कि मोजेक डिसीज का कारक तत्व है तो पूषाणु है। नेक्स्ट, वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कार्टिकोल्स। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो कोप्रोफिलस। लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। कैलोरी में। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। गैलीलियो ने। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। मुख से। पेसमेकर का संबंध किससे। हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या है। दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। तो किडनी में होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। डायलिसिस कहता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं। अमीनो अम्ल में। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है। यकृत के द्वारा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त कण क्या है यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं। अस्थि-मज्जा में। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। आयरन की। और हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो विषाणु द्वारा। नेक्स्ट, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है विषाणु है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन क्या आता है। शैवाल का। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे। झाड़ियों के अध्ययन से। पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो भूमि का। अगला है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। गूदेदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं। तो साइकस। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है। तो फीमर है।
प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है। नेक्स्ट, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना है। दौड़ लगाते समय मनुष्य की रक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्षा बढ़ जाता है। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? हरगोविंद खुराना ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन ने। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण। और लार किसके पाचन में सहायक होते? तो स्टार्च के। अच्छी तरह से हर क्वेश्चंस को आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। तो यहीं पे इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे दोस्तों, नहीं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।